अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। बेटा आज के रिवीजन लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के जो सेकंड हाफ के लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट हाफ के लॉन्ग क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रिवाइज किए थे। सेकंड हाफ के जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये तकरीबन हर साल एनुअल एग्जाम के अंदर आपको बोर्ड के पेपर में आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। बाकी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की रेपिटेशन को देखते हुए कि ये बहुत दफा रिपीट हो चुका है, तो इसको आपने प्रॉपरली अच्छे तरीके से, 4 सिर्फ मेथड है उनको आपने लॉन्ग के लिए भी याद करना है, शॉर्ट में आ जाए तो भी आपने चारों मेथड लिख देने हैं। तो बाकी क्वेश्चंस भी आपने इस चैप्टर के अच्छे तरीके से याद करने हैं। फिर मैं आज एक दफा बताता हूँ कि ये चैप्टर के अंदर से आपको थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये नहीं कि आपने सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन याद करने हैं, न्यूमेरिकल इसके छोड़ देने। इसमें स्कीम के अंदर उसने और लिखा है, या थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा या फिर आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। जी, अब हम देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टेट और एक्सप्लेन करें। अगर हम इस लॉ की स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो इसमें हमारे पास क्या लिखा है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। 2 या 2 से ज्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज जो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हों, उनका जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि उनका मोमेंटम जो है एक दूसरे से एक्सचेंज तो हो सकता है, लेकिन जो ओवरऑल मोमेंटम है उनका वो चेंज नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें। आपने इस पेपर के अंदर भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको इस तरीके से ही करना है। पहले आप उस लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, साथ में आप यही डायग्राम जो इधर बनाई हुई है ये डायग्राम अच्छे तरीके से आपने इसको भी याद करना है और ये प्रैक्टिस कर कर इसको देखना है और ये डायग्राम भी आपने साथ बनानी है। Consider an isolated system of 2 spheres of mass m1 and m2 as shown in the figure। फर्ज करें कि आपके पास 2 स्फीयर हैं, मास जिनका m1 और m2 है, जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया है। आपके पास जो बिफोर द कोलिजन वाली डायग्राम A है, आपके पास उसमें m1 और m2 है। They are moving in straight line with initial velocity u1 and u2 respectively such that u1 is greater than u2। वो दोनों स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी जो है m1 की u1 है और m2 की वेलोसिटी u2 है। और फर्ज करें कि जो u2 वेलोसिटी है, जो u1 वेलोसिटी है, वो ग्रेटर देन है u2 से, यानी m1 की जो स्पीड है वो m2 से ज्यादा है। Sphere of mass m1 approaches the sphere of mass m2 as shown। They move। m1 और m2 जो है जैसे ही आगे को जाएंगे तो m1 जो है m2 के अप्रोच करेगा, यानी उसके साथ टकराने के करीब पहुंच जाएगा या टकरा जाएगा। तो टोटल जो मोमेंटम होगा, क्योंकि मोमेंटम आपको बाय डेफिनेशन पता है कि प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। इधर बिफोर द कोलिजन जो हमारे पास मास है m1 का, m1 और उसकी जो वेलोसिटी है u1, तो हमारे पास जो उसका मोमेंटम आ जाएगा वो m1 u1 आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास मास m2 है, इसका जो मोमेंटम होगा वो m2 इंटू u2 होगा। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 इक्वल टू m1 u1 और इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 इक्वल आ जाएगा m2 u2। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। अब कोलिजन से पहले दोनों का मोमेंटम जो है उस हम अप करने के बाद, यानी m1 u1 प्लस m2 u2, टोटल आपका इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम मास m1 हिट्स m2 विद सम फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब हम देखेंगे कि m1 जो है वो m2 के साथ टकरा रहा है, यानी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो उतनी ही फोर्स जो है m2 जो है वो m1 के ऊपर भी रिएक्शन के तौर पर लगाएगा, जो कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर देखा था। तो ये यहाँ पर यही चीज आपने साथ में कोट करनी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन m2 एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन m1, कि m2 जो है m1 के ऊपर इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स उतनी ही जितनी फोर्स m1 ने m2 पर लगानी है, m2 भी m1 पर लगाएगा। जब फिर इसके बाद टकराव के बाद क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएंगी।
लेट देयर वेलोसिटी बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन। कि कोलिजन के बाद, टकराने के बाद u1 वेलोसिटी चेंज हो जाएगी v1 से, और u2 वेलोसिटी जो कि m2 की वेलोसिटी है वो v2 हो जाएगी। अब वेलोसिटी में चेंज आया तो ऑटोमेटिकली बेटा इसके मोमेंटम में भी चेंज आएगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के, और जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम चेंज होंगे तो इनिशियल मोमेंटम जो हमारे पास था वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अब फाइनल मोमेंटम मास m1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 ये चेंज होंगे। फाइनल मोमेंटम मास m1 इक्वल आ जाएगा m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 आ जाएगा m2 v2। अब बेटा जो टोटल फाइनल मोमेंटम है इन दोनों मोमेंटम्स को m1 और m2 के हम जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल फाइनल मोमेंटम आ जाएगा जो कि इक्वल होगा टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। m1 v1 मोमेंटम ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन और m2 v2 मोमेंटम ऑफ m2 आफ्टर कोलिजन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन यानी कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या इक्वल होंगे। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें जो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम की, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन हमें बताती है कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल है यानी कि कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ। इक्वेशन 3.17 shows that the momentum of an isolated system before and after collision remains the same, which is the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum is an important law and has vast application. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की आगे फिजिक्स में काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, जैसे कि रॉकेट की मोशन को हम डिस्कस करेंगे, या रॉकेट की जो है अपवर्ड मूवमेंट मोमेंटम के रिजल्ट से होती है, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके अंदर जो है इस लॉ की फिर जो है आगे एप्लीकेशन होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन आ रहा है, ये एप्लीकेशन भी आप कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की, या उसकी एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। अब इस लॉ के इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइंड द गन रिकॉइल वेलोसिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए आपने बंदूक की रिकॉइल यानी कि बंदूक जब फायर करते हैं तो उसके जो झटका लगता है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए हम दोनों चीजें फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी फाइंड कर सकते हैं और वेलोसिटी ऑफ गन रिकॉइल भी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की तरफ जाएं तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। फर्ज करें कि आपके पास एक गोली और बंदूक है, या बंदूक और गोली का एक सिस्टम है। बिफोर फायरिंग द गन, गन चलाने से पहले, बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट, बंदूक भी और गोली भी रेस्ट में होते हैं यानी कि उनकी वेलोसिटी जीरो होती है। अगर वेलोसिटी जीरो होगी सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। जब वेलोसिटी ही नहीं होगी तो मोमेंटम भी नहीं होगा, तो जब वेलोसिटी जीरो आ जाएगी तो मोमेंटम भी हमारे पास जीरो होगा। इसका मतलब है जो इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास गन एंड बुलेट सिस्टम का वो जीरो है। एज द गन इज फायर्ड बुलेट शूट्स आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर्स मोमेंटम। जैसे ही जो है हम गन को जो ट्रिगर को दबाते हैं फायर होता है, जो बुलेट जो है वो बाहर गन से निकलती है और वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाती है, और गन जो है इस तरीके से गन और बुलेट सिस्टम का मोमेंटम जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इस मोमेंटम को, जिस मोमेंटम से जो बुलेट जो है गन से निकली, उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या होगा, द गन रिकॉइल्स, तो गन को झटका लगता है, रिकॉइल पीछे को झटका लेती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट विल आल्सो बी जीरो आफ्टर द गन इज फायर्ड। क्योंकि बिफोर द कोलिजन मोमेंटम जीरो था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से आफ्टर द कोलिजन यानी कि फायर होने के बाद भी मोमेंटम जो है वो जीरो होना चाहिए। अब फर्ज करते हैं कि मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन जीरो है तो आफ्टर कोलिजन भी जीरो आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम जो है इस्तेमाल करते हुए हम गन रिकॉइल वेलोसिटी या फिर बुलेट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। लेट m बी द मास ऑफ बुलेट एंड v बी द वेलोसिटी ऑन फायरिंग द गन।
m be the mass of the gun and v be the velocity। कि जो स्मॉल m है आपका वो मैस है गोली का और स्मॉल v उसकी वेलोसिटी है, और जो कैपिटल M है वो मैस है गन का और जो कैपिटल V है वो आपकी गन रिकॉइल की वेलोसिटी है। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखते हैं तो टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड विल बी, टोटल मोमेंटम किसके इक्वल आएगा, मैस ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मैस ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यानी कि गन रिकॉइल मोमेंटम और जो है आपका बुलेट जो उसका मोमेंटम जो है जब वो बंदूक से बाहर निकलती है गन से फायर की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द फायर्ड इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर द गन फायर्ड। फायर होने से पहले और फायर होने के बाद दोनों मोमेंटम क्या होंगे, इक्वल। तो फायर करने से पहले जो मोमेंटम था गन एंड बुलेट सिस्टम का वो था हमारे पास 0, तो फायर होने के बाद जो मोमेंटम था mv प्लस mv। कैपिटल mv आपका जो है गन का मोमेंटम है और स्मॉल mv जो है आपका बुलेट का मोमेंटम है। तो दोनों को हम जो है इक्वल कर देंगे। इक्वल रखने के बाद क्या होगा, आपका जो mv जो स्मॉल है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, नेगेटिव साइन आ जाएगा, और जो कैपिटल M है अगर उसको भी रीअरेंज करें तो हमारे पास कैपिटल V जो कि गन रिकॉइल की वेलोसिटी है वो आ जाएगी V इक्वल टू माइनस M ओवर कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय V। तो इक्वेशन 3.19 है, ये हमें गन रिकॉइल वेलोसिटी देती है। इसमें जो है नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन जो है वो ये शो करता है कि गन जो है वेलोसिटी के अपोजिट मूव कर रहा है। जब भी बेटा किसी साइन इक्वेशन के अंदर एक साइड पे एक वेक्टर आ जाए दूसरी साइड पे इक्वेशन हो और उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो इससे मुराद है कि जो आपका वेक्टर वाली वैल्यू है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है इक्वालिटी की जो दूसरी साइड पे चीज है। जैसे कि v इक्वल है इधर माइनस m ओवर m v, माइनस साइन बता रहा है कि जो वेलोसिटी जो है गन रिकॉइल की वो दूसरी साइड पे जो वेक्टर v है उसके अपोजिट है। मैथ्स तो आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ गन रिकॉइल अपोजिट होती है। तो इसी इक्वेशन को अगर हम दोबारा से रीअरेंज कर लें तो हमारे पास जो है वेलोसिटी ऑफ गन बुलेट भी आ जाती है। मतलब कैपिटल M आपका ऊपर चला जाएगा, स्मॉल m उसको डिवाइड करेगा दूसरी साइड पे जाके और आपकी स्मॉल v की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको अगर नीचे जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया इस इक्वेशन की, यही अभी मैंने जो आपको बताई है कि इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी v ऑफ द गन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ द गन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, कि वेलोसिटी जो गन की है वो अपोजिट होती है वेलोसिटी ऑफ बुलेट की। द गन रिकॉइल्स since mass of gun is much larger than the bullet, therefore the recoil is much smaller than the velocity of the bullet। लास्ट बात जो है एमसीक्यूज में भी आ जाती है कि मास ऑफ गन बहुत ज्यादा है इसलिए बंदूक का झटका जो है उतनी रफ्तार से नहीं होता जिस रफ्तार से गोली जो है बुलेट जो है उसमें से निकलती है, क्योंकि बुलेट का मैस कम है इसलिए मोमेंटम को बराबर करने के लिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है और गन का मैस ज्यादा है तो मोमेंटम को इक्वल रखने के लिए उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो बेटा इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से आपने याद करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल सा ही शॉर्ट सा ही है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक दो दफा लास्ट 5 से 6 ईयर्स के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आ चुके हैं। तो राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, आज हमने फ्रिक्शन के फायदे और इसके नुकसान जो हैं उनको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। ये जो आंसर है बेटा आपकी बुक में से ही बनाए हैं तो आपने भी बुक वाले ही आंसर याद करने हैं, क्योंकि 9th और बल्कि एफएससी तक जो है बेटा टेक्स्ट बुक को ही आपने फॉलो करना है, तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ना बुक से कम करना है आपने ना बुक से ज्यादा, क्योंकि आपका जब तक टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे आप तो उसमें जो आंसर लिखे हुए हैं बुक के अंदर प्रिंट है उसी आंसर के अकॉर्डिंग चेक होगा आपका, उसी के अकॉर्डिंग की बनती है पेपर की। तो आपने ये मेथड जो है बुक में से ही है तो बुक वाले मेथड जो है वही करने हैं, एक्स्ट्रा कुछ सिंपल या स्मॉल या ज्यादा इससे करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, सबसे पहला है वी कैन नॉट राइट इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड द पेंसिल। पेपर और पेंसिल के दरमियान अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो हम लिख नहीं सकेंगे। ठीक है, पहला एडवांटेज क्या है कि हमें लिखने में मदद देती है। दूसरा एडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड।
अगर हमारे और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी, यानी जमीनी और हमारे दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी, तो हम इसके ऊपर चल नहीं सकते। यानी कि हमें फ्रिक्शन जो है जमीन के ऊपर चलने में मदद देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गीली सड़क पर या गीले फर्श पर चल रहे हो या पानी ज्यादा हो, तो तब आप चल रहे हो तो आप इजीली चल नहीं पाते, फिसलन हो जाती है, आप गिर सकते हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। वी कैन नॉट रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड। अ स्लिपरी ग्राउंड ऑफर वेरी लिटिल फ्रिक्शन, हेंस एनीबॉडी हु ट्राई टू रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड में मीट एन एक्सीडेंट। हम कहता है गीली या स्लिपरी सड़क के ऊपर या जमीन के ऊपर चल नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्शन है बहुत कम होती है। तो इस पर अगर हम चलने की कोशिश करेंगे तो हम हो सकता है कि एक्सीडेंट जो हमारा हो जाए। Similarly, it is dangerous to apply brakes with the full force to stop a fast-moving vehicle on a slippery road. एक फिसलन वाली सड़क के ऊपर या गीली सड़क के ऊपर आपने देखा है कि गाड़ियों के आप गाड़ी या बाइक की सडन ब्रेक लगाते हैं तो वो रुकने की बजाय स्लिप करती है या स्किड करती है, जिससे जो है आपके एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो फ्रिक्शन जो है ये जरूरी है, या फ्रिक्शन जो है हमें मदद देती है चलने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए, बाइक्स वगैरह चलाने के लिए, इवन उनको रोकने के लिए भी। थर्ड जो आपका आएगा, बर्ड फ्लाई कुड नॉट फ्लाई, बर्ड्स आर कुड नॉट फ्लाई इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो आपके परिंदे नहीं उड़ सकते। आपके परिंदे बल्कि एरोप्लेन, ठीक है, हवा में जितनी भी चीजें उड़ने वाली हैं ये एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन की वजह से ही उड़ने के काबिल होती हैं। अगर एयर खत्म हो जाए या एयर रेजिस्टेंस ना मिले तो कोई भी चीज फ्लाई नहीं कर सकती। जब परिंदे अपना जो है पर को फ्लैप करते हैं या पर मारते हैं तो अपने पर की मदद से वो एयर को पीछे की तरफ और एयर जो है रिएक्शन के तौर पर उसको आगे की तरफ भेजती है, जिसकी वजह से परिंदे जो है उड़ने के काबिल होते हैं। नेक्स्ट बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आ गए। सबसे पहले जो है डिसएडवांटेजेस में हम देखेंगे, फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड बिकॉज इट अपोजेस द मोशन एंड थस लिमिट द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है जब आपने तेजी से मूव करना होता है तब जो है आगे एयर रेजिस्टेंस आपको मिलती है, या अगर सड़क ज्यादा जो है आपकी टूटी फूटी है तो इस वजह से जो है ज्यादा फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो उतनी फास्ट या उतनी तेज नहीं हो सकती जितनी आप चाहते हैं, और स्पीड जो है वो कम हो जाती है। सेकेंड जो है, मोस्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। मशीन के जो हिस्से आपस में हरकत करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी जब फ्रिक्शन उनके दरमियान होती है तो साउंड और हीट की फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जो है कंज्यूम हो जाती है। उसको ओवरकम करने के लिए जो है हमें फिर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, एनर्जी बढ़ती जाती है। तो थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज है, इन मशीन फ्रिक्शन आल्सो कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। अक्सर आपने घर में भी देखा होगा कि जैसे कोई मशीन वाली चीजें हैं जिनके अंदर मोटर्स वगैरह हैं, या इवन कि आपके बाईसाइकिल के व्हील वगैरह हैं, तो अगर उनको आपने प्रॉपर ग्रीस ना दिया हो तो फ्रिक्शन की वजह से उनके अंदर जो है चेन भी टूट जाती है, बाद या एक्सल वगैरह खराब हो जाता है। तो कोई भी मशीन हो अगर उसके पार्ट्स आपस में रगड़ हो रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उनके अंदर कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ हो जाती है। ये थे बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस भी आपने देख लिए। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अलावा बाकी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी याद करना है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि ये काफी दफा पिछले 5 साल के अंदर तकरीबन जो है ये क्वेश्चन 3 से 4 दफा आ चुका है, और कई दफा तो ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से करना है, लेकिन साथ साथ दूसरे क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। राइट मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के तरीकाकार लिखें। सबसे पहला जो हमारे पास बेटा मेथड आ रहा है, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। जो सरफेस आपस में स्लाइड कर रही हैं या एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हैं उनको आप स्मूथ बनाएं, ताकि उनके दरमियान फ्रिक्शन कम हो, उनकी शेप ऐसी ना हो रफ सी, या कोई उसके अंदर ज्यादा उबार ना हो। स्लाइडिंग सरफेस को स्मूथ बनाया जाए ताकि उनके दरमियान जब वो आपस में दूसरे के ऊपर स्लाइड करें तो फ्रिक्शन कम से कम हो। सेकंड बेटा आ जाएगा, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट अ स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप मीन फिश शेप, ऐसी शेप जो आगे से नोकदार हो, सच एज कार, एरोप्लेन एक्सेट्रा।
जो ऑब्जेक्ट्स आप चाहते हैं कि तेजी से मूव करें तो उनकी शेप जो है स्ट्रीमलाइन हो, एक आगे से नोकदार हो, जैसे कि फिश की शेप होती है आपके, जैसे एरोप्लेन है या आगे से जो गाड़ियां काफी ज्यादा जो आपकी हैं वो इस शेप के अंदर बनाई जाती हैं। आपने जहाज उड़ते भी देखे हैं तो उनकी शेप जो है आगे से नोकदार सी होती है, स्ट्रीम लाइन या जो है एक बिल्कुल अलाइनमेंट के अंदर आ जाती है, या फिर आप कह लें कि फिश लाइक शेप होती है। तो उसकी रीजन ही ये है कि जितनी ज्यादा आगे से शेप जो है फ्लैट होगी, आगे से एयर उतनी ज्यादा टकराएगी, तो आपके जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैं वो उतनी फास्ट मूव नहीं कर सकेंगे ड्यू टू एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस। तो इसलिए उनकी शेप को फ्लैट नहीं आपने बनाना और उनको स्ट्रीमलाइन या फिश लाइक शेप में बनाना है। दिस कॉज द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर एंड द मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड। जब आपकी शेप स्ट्रीमलाइन होगी तो इससे क्या होगा कि उस गाड़ी को स्मूथ फ्लो मिलेगा और आगे से एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो जाएगी। थर्ड में आप लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस, जो सर्फेसिस आपस में स्लाइड कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है मूव कर रही हैं, उनको आपने प्रॉपरली लुब्रिकेट करना है, यानी उनको प्रॉपरली ऑयल लगाना है या ग्रीस लगाना है। आपने देखा होगा कि बाइक की चेन या आपके जो है कोई और ऐसे मेटल्स के ऑब्जेक्ट जो आपस में एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, अगर आप उनको जो है प्रॉपरली ऑयल या ग्रीस वगैरह ना करवाएं तो वो कुछ देर के बाद खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं। इसलिए लुब्रिकेट करना भी जो है एक बेस्ट वे है आपको फ्रिक्शन कम करने के लिए और ऑब्जेक्ट्स को बचाने के लिए। लास्ट में बेटा आ जाता है यूज बॉल बेयरिंग और रूलर बेयरिंग। बॉल बेयरिंग्स आपने बेटा देखे होंगे आपके साइकिल के या बाईसाइकिल के जो है, बाइक के आपके जो है उसके व्हील के अंदर ये छोटे छोटे बाल्स होते हैं मेटल के बने हुए, सिल्वर कलर के छोटे छोटे बाल्स होते हैं, इनको बॉल बेयरिंग्स का नाम देते हैं। ये बॉल बेयरिंग्स जो हैं व्हील को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए स्लाइडिंग सर्फेसिस जहाँ पर आए वहां पर आपने अगर बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल कर लें, बड़ी बड़ी मशीनरियों के अंदर बड़े बड़े जो हैं वो वहाँ पर जो बेयरिंग वगैरह लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से उनकी आपस में जो मूवमेंट है उस मशीनों के पार्ट्स की वो इजी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है जो मशीनों के हिस्से हैं उनके अंदर तोड़ फोड़ कम से कम होती है। बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस देन होती है। इसमें एक ये बात भी आ जाती है, इसलिए आप बॉल बेयरिंग्स और जो है रूलर बेयरिंग्स को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर इस लेक्चर के अंदर अभी किसी क्वेश्चन की आपको जो है समझ ना आ रही हो या मजीद उसकी एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो तो आप मेरे से कभी भी रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से रहेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया।